इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज लाइक प्रेशर, टेम्परेचर एंड फोर्स एंड टॉर्क। तो स्टार्टिंग विद द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। तो व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स, प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, दैट इज द सिंपल थिंग ऑफ प्रेशर। बट यहाँ से क्या पता लग रहा है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। इसका मतलब क्या होता है कि किसी छोटे एरिया पे अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो प्रेशर जो होगा वो ज्यादा होगा, और किसी बड़े एरिया पे अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो कम होगा। एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये चीज आप लोगों ने वैसे भी फील की होगी कि किसी छोटे एरिया पे अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे, जैसे पिन जो है, पिन से अगर आप चुभवाएंगे किसी छोटी सी, या सुई से चुभवाएंगे, तो एरिया बहुत कम रहेगा उसमें जिस पे आप लगा रहे हो वो फोर्स, तो वो जो है ज्यादा चुभेगी, मतलब प्रेशर ज्यादा अप्लाई होगा। वहीं किसी कोई मोटी सी चीज को अगर आप चुभवाने की कोशिश करोगे तो उससे इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज्यादा अप्लाई होगा, प्रेशर की वैल्यू जो है उतनी ज्यादा होगी। एरिया जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना ही कम होगा। अब मेजरमेंट ऑफ प्रेशर की बात कर रहे हैं तो प्रेशर की यूनिट के बारे में भी पता होना बहुत जरूरी है। तो प्रेशर की जो एसआई यूनिट है वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम पास्कल भी बोल देते हैं। ठीक है, चूंकि ये जो है मैग्नीट्यूड में बहुत छोटा रहता है, इसलिए हम जनरली क्या यूज करते हैं, किलो पास्कल का यूज करते हैं। किलो पास्कल प्रेशर की एक और यूनिट है, हालांकि वो एसआई यूनिट नहीं है, इसलिए जब भी आप कभी क्वेश्चंस में यूज करेंगे तो उस यूनिट को यूज नहीं करेंगे, दैट इज बार। ठीक है, बार क्या होता है, 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, अब प्रेशर को जब हम मेजरमेंट की हम बात करते हैं तो प्रेशर को दो टर्म्स में मेजर किया जाता है, क्योंकि अभी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसकी भी एक सर्टेन वैल्यू होती है। दैट वैल्यू इज 1.013 बार या फिर 101.3 किलो पास्कल। तो ये कुछ वैल्यू है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, लेकिन ये जो वैल्यू है प्रेशर की ये हमें फील नहीं होती है। तो इसलिए अगर हम इस वैल्यू को रेफरेंस लेके चलते हैं, मतलब इसको 0 मान लेते हैं और इसके ऊपर जो प्रेशर होगा हम उसको मेजर करते हैं, तो इसको बोलते हैं गेज प्रेशर। ठीक है, इसको बोलते हैं गेज प्रेशर। दिस लाइन, ये जो हमने यहाँ पे बना ली है, दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ये वैल्यू है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ये वैल्यू है। और इस प्रेशर के ऊपर अगर हम किसी प्रेशर को मेजर करते हैं तो दैट विल बी द गेज प्रेशर। कैसा होगा, गेज प्रेशर। और इस लाइन के नीचे अगर हम मेजर करेंगे तो इस लाइन के ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे आएंगे तो निगेटिव। इसलिए ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव गेज और नीचे आएगा तो निगेटिव गेज, जिसको वैक्यूम भी बोलते हैं। तो निगेटिव गेज और वैक्यूम एक ही बात होता है। तो अगर इस लाइन के नीचे हमें मेजरमेंट करना है तो वैक्यूम प्रेशर, ऊपर मेजरमेंट करना है तो गेज प्रेशर। तो इस लाइन को रेफरेंस, मतलब ये प्रेशर को हम 0 मान के चल रहे हैं। वहीं एक दूसरा होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट 0 लाइन को रेफरेंस मान के जो प्रेशर का मेजरमेंट करते हैं दैट विल बी द एब्सोल्यूट प्रेशर। तो जो गेज प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस हमने मान के लिया है, उसमें पॉजिटिव भी हो सकता है, उसमें निगेटिव भी हो सकता है। बट एब्सोल्यूट प्रेशर कैन नेवर बी निगेटिव। एब्सोल्यूट जो प्रेशर होगा दैट कैन नेवर बी निगेटिव वैल्यू। इसके नीचे कोई प्रेशर नहीं होगा। एब्सोल्यूट 0 बोलते हैं या फिर कंप्लीट वैक्यूम बोलते हैं इस लाइन को। ठीक है, तो जो भी प्रेशर होगा सर्टेन, वो इसके ऊपर से ही स्टार्ट करेगा। ये 0 है बिल्कुल, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके ऊपर 0.1 0.2 इस तरीके से ऊपर इंक्रीज होता रहेगा। अब इसके ऊपर हम कहीं भी जाएंगे, आइदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे, आइदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, वो हमेशा एब्सोल्यूट प्रेशर ही रहेगा और उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगी। चाहे आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे मेजर कर रहे हैं या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर मेजर कर रहे हैं, वैल्यू हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव ही होगी। और इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, तो अगर रेफरेंस हमने माना हुआ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, तो उसके ऊपर पॉजिटिव जिसको गेज बोलेंगे, उसके नीचे नेगेटिव जिसको वैक्यूम बोलेंगे। और अगर एब्सोल्यूट 0 को रेफरेंस मान लिया है, एब्सोल्यूट 0 को, तो फिर इसके ऊपर जो भी प्रेशर होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा और उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर। जैसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपसे कोई पूछता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे 1.013 बार। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर आप वैल्यू में लिख रहे हो, इसका मतलब ये आप कौन सा प्रेशर उसको बता रहे हो, दिस इज एब्सोल्यूट प्रेशर। क्योंकि
अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस मान लेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, लेकिन आप तो उसकी वैल्यू बता रहे हो 1.013 बार। इसका मतलब जब आप बोलते हो कि वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.013 बार, दैट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है। अब ज्यादातर जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्योंकि हम मेजरमेंट का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तो ज्यादातर जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो गेज प्रेशर को मेजर करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे सपोज कोई भी प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसको हम अभी यूज नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ ऐसे ही रखा हुआ है। तो जब उसको हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, उसको हमने किसी भी फ्लूइड का या किसी भी तरह का प्रेशर को मेजर करने के लिए अभी यूज ही नहीं किया है, तो उसमें जो रीडिंग है वो जीरो आनी चाहिए। लेकिन उसमें अभी कितना प्रेशर अप्लाई है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो उस पर अप्लाइड हो रहा है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पर जब अप्लाइड हो रहा है तब भी वो रीडिंग दिखा रहा है जीरो। इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को उसने रेफरेंस मान लिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को वो जीरो दिखा रहा है। और जब प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जाएगा, तब उसमें जो पॉइंटर है वो मूव करना स्टार्ट होगा, जो आपको प्रेशर की वैल्यू दिखाएगा। तो ज्यादातर जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे, वो हमें गेज प्रेशर बताते हैं। ठीक है, गेज प्रेशर बताते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उनकी जो रीडिंग होती है वो जीरो होती है। ठीक है। उसके बाद आते हैं कौन कौन से प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं। कौन कौन से प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं? तो लो प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो जनरली वैक्यूम प्रेशर को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। तो वो दो तरीके के होते हैं, मैनोमीटर्स को यूज करते हैं और लो प्रेशर गेजेस को हम यूज करते हैं। तो ये दोनों ही इंस्ट्रूमेंट जो है लो प्रेशर का मतलब वैक्यूम प्रेशर। अब देखो 760 mm ऑफ Hg, 760 mm ऑफ Hg इज द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ये वैल्यू है। ठीक है। हम जब इससे नीचे जाना स्टार्ट कर देंगे, 760 से नीचे, तो कौन सा प्रेशर आ जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे कौन सा प्रेशर आ जाएगा? वैक्यूम प्रेशर। तो यहाँ पे हम कौन सा प्रेशर मेजर करेंगे? वैक्यूम प्रेशर। तो लो प्रेशर मेजरिंग की हम बात कर रहे हैं, तो कौन से मेजरिंग प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे? मैनोमीटर्स और लो प्रेशर गेजेस। लो प्रेशर गेजेस, ये दो तरह के इंस्ट्रूमेंट हम लो प्रेशर यानी कि वैक्यूम प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। दूसरे तरीके के प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो मीडियम और हाई प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो कि अप टू 1000 ATM। ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगभग कितना रहता है? मान लो 1 बार, 1.01 होता है, लेकिन उसको 1 बार मान लेते हैं अगर, तो इसका मतलब 1000 बार इतना प्रेशर तक भी मेजर कर सकते हैं प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो होते हैं मीडियम प्रेशर को मेजर करने के लिए और हाई प्रेशर को मेजर करने के लिए। तो इसमें ये मैनोमीटर्स भी होते हैं। मैनोमीटर्स जो हैं वो मीडियम और हाई प्रेशर मेजर करने के लिए भी यूज होते हैं। इसके अलावा वर्ड एंड ट्यूब प्रेशर गेज होता है, डाइफॉर्म प्रेशर गेज होता है, बिलोस प्रेशर गेज होता है, और डेड वेट प्रेशर गेज होता है। ठीक है। डेड वेट मतलब एक स्टैटिक मास उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, तो उसकी हेल्प से भी हम वेट प्रेशर को मेजर कर लेते हैं। ठीक है। तो ये नाम याद रखने हैं, बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, डाइफॉर्म प्रेशर गेज, बिलोस प्रेशर गेज और डेड वेट प्रेशर गेज। ये प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं मीडियम और हाई प्रेशर को मेजर करने के लिए, और लो प्रेशर के लिए मैनोमीटर्स और लो प्रेशर गेजेस के लिए। ठीक है। उसके बाद देखते हैं, देखिए बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज कैसे काम करता है। बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज में होता क्या है कि एक ट्यूब होती है, और ये जो ट्यूब होती है ना, वो इलास्टिक ट्यूब होती है, या फिर फ्लेक्सिबल ट्यूब कह सकते हो उसको। ये एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं बर्डन ट्यूब। इसी ट्यूब को बोलते हैं बर्डन ट्यूब। ये जो फ्लेक्सिबल ट्यूब है ना, इसको बोलते हैं बर्डन ट्यूब। अब ये जो ट्यूब है, ये काफी हद तक इसी तरीके की रहती है, जैसे बचपन में शायद आपने देखा होगा कि मेले में एक इस तरीके की ट्यूब मिलती थी, जो यहाँ से इस तरीके से सीधी रहती थी और आगे जाके यूं इस तरीके से वो मुड़ी रहती थी, इस तरीके से। और जब यहाँ पे हम उसमें फूंक मारते थे, एयर ब्लो करते थे, तो ये जो ट्यूब है वो सीधी हो जाती थी और यहाँ से एक सीटी की आवाज आती थी। तो दैट इज द बर्डन ट्यूब। ये जो है बर्डन ट्यूब उसी तरीके से काम करती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये देखो पी पॉइंट पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे हम इस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं। जब इसमें हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये कंप्रेशन में रहेगी, और जब इस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये एक्सपेंड होगी। जैसे आप इस एनिमेशन में भी देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये एक्सपेंड हो रही है। अब जब ये एक्सपेंड हो रही है, तो इसके जो एंड है इधर, ये वाला जो दूसरा एंड है, एक एंड से तो हमने इसमें प्रेशर अप्लाई कर दिया। अब इसका जो दूसरा एंड है, जब वो एक्सपेंड होगा तो उसके साथ में एक लिंक कनेक्ट है जो इस सेक्टर को रोटेट कराएगा।
यहाँ पे जो लिंक है वो इस सेक्टर को रोटेट कराएगा। जब ये खींचेगा ऊपर तो ये लिंक भी ऊपर की तरफ खींचेगा, और ये इस सेक्टर के इस एंड को जब ऊपर खींचेगा तो ये वाला एंड जो है वो रोटेट होना शुरू कर देगा। अब ये वाला जो एंड है सेक्टर का, इस पे हमने लगा दी है टी, और इसके साथ में कनेक्ट है एक यहाँ पे गियर, GEAR, ठीक है, गियर, जिसको पिनियन बोलते हैं, पिनियन भी बोल देते हैं। तो इसके साथ में एक पिनियन या गियर कनेक्टेड है। तो ये सेक्टर जब इधर से ये जो बर्डन ट्यूब एक्सपेंड होगी तो ये लिंक इस सेक्टर को ऊपर की तरफ खींचेगा, और यहाँ से इसका जो मोशन होगा, इस सेक्टर का जो मोशन होगा वो इस तरीके का होगा। ठीक है, अब जब जैसे दो गियर कनेक्टेड रहते हैं ना, तो एक गियर जब इसको इस मोशन में घूमता है तो ये वाला जो मोशन है इसका किस तरीके से घुमाएगा, इस तरीके से घुमाएगा। तो ये अगर इस तरीके से घूम रहा है तो पिनियन को कैसे घुमाएगा, इस तरीके से, यानी कि इस तरीके से मोशन देगा उसको। कैसा मोशन, क्लॉकवाइज मोशन। तो इसी पिनियन के साथ में कनेक्टेड है एक पॉइंटर, यहाँ पे इस वाले डायग्राम में देख सकते हो, इसी पिनियन के साथ में कनेक्टेड है एक पॉइंटर, और इस पॉइंटर पे एंड में हमने डिविजन्स बना दिए हैं जो प्रेशर बताएंगे। तो जितना भी ये एक्सपेंड होगा, ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ज्यादा एक्सपेंड होगा, कम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो कम एक्सपेंड होगा, और उसी के अकॉर्डिंगली ये पॉइंटर मूव करेगा। थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे तो सपोज ये जैसे 20 या 40 पे आ जाएगा, तो जहां पे भी पॉइंटर जाके रुकेगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द प्रेशर जो हमने यहाँ से अप्लाई किया है। यहाँ से हमने प्रेशर जो अप्लाई किया है वो प्रेशर की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। ठीक है, तो इस प्रेशर गेज में जो प्रेशर है दैट इज इन PSI, यानी कि पाउंड्स पर स्क्वायर फुट, सॉरी पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच में ये वैल्यू है CGS यूनिट में। तो इस तरीके से जो ये बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज है वो काम करता है। तो एक ट्यूब होती है फ्लेक्सिबल जिसको बर्डन ट्यूब बोलते हैं, और ये ट्यूब जो है जब इस पे प्रेशर अप्लाई होता है तो ये एक्सपेंड होती है। ये एक्सपेंशन के साथ में एक सेक्टर को रोटेट कराती है, सेक्टर के साथ कनेक्टेड है टीथ के साथ में एक पिनियन, पिनियन पे लगा हुआ है पॉइंटर, और यहाँ पे हमने डिवीजन यहाँ पे बना रखे हैं। तो जहाँ पे भी ये पॉइंटर जाके रुकेगा दैट विल बी द प्रेशर इन द बर्डन ट्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से जो बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज है वो प्रेशर को मेजर करता है। उसके बाद है दूसरा एक बिलोस प्रेशर गेज, बिलोस प्रेशर गेज। इसमें क्या है, देखो यहाँ से प्रेशर अप्लाई होगा, इसमें इस तरीके की ये फ्लेक्सिबल पाइप रहता है, ये फ्लेक्सिबल पाइप रहता है। दिस पाइप इज वेरी सिमिलर टू, जैसे आप लोग कभी अगर मेट्रो में ट्रेवल करेंगे तो मेट्रो के जो दो कोच हैं अगर जहाँ पे वो ज्वाइन होते हैं वहां पे अगर आप देखोगे तो इस तरीके की फ्लेक्सिबल एक फ्लेक्सिबल एलिमेंट रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो जो यहाँ पे इनके कंप्रेशन और एक्सपेंशन को कंट्रोल करता है, यहाँ पे एक उसी तरीके का बिल्कुल ये भी फ्लेक्सिबल एलिमेंट है। जैसा आपने देखा होगा मेट्रो के दो कोचेस के बीच में लगा रहता है एक फ्लेक्सिबल एलिमेंट, उसी तरीके का यहाँ पे भी एक एलिमेंट रहता है, इसको बिलोस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें भी बिल्कुल सेम उसी तरीके होता है, इसमें बीच में एक स्प्रिंग भी लगा रहता है, ये स्प्रिंग। तो जब इसमें प्रेशर अप्लाई होगा तो ये तो एक फ्लेक्सिबल एलिमेंट है, स्प्रिंग इसमें क्या होगा, एक्सपेंड होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है एक पॉइंटर के साथ। तो जैसे ही ये नीचे जाएगा यहाँ पे प्रेशर, ये पॉइंटर जो है इसमें प्रेशर दिखाना शुरू कर देगा, और उसके आगे क्या बना दिया हमने, डिविजन्स बना दिए उसके अकॉर्डिंगली, जितना प्रेशर अप्लाई होगा तो उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे डिविजन्स बना दिए। जहां पे भी ये पॉइंटर जाके रुकेगा दैट विल बी द प्रेशर जो हमने यहाँ से अप्लाई किया। तो इस तरीके से काम करता है बिलोस प्रेशर गेज। तो दिस इज अबाउट द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर मेजरमेंट के लिए दो मैंने आप लोगों को बता दिए, बर्डन ट्यूब और बिलोस प्रेशर गेज। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। मतलब एक बॉडी कितनी ठंडी है कितनी गर्म है वो कैसे पता लगेगा, टेम्परेचर से। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या हो गया, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। अब देखिए टेम्परेचर के को अगर हम थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे समझना चाहें तो दैट इज, टेम्परेचर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सिस्टम। जैसे कि एक सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रेवल कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ, तो इनमें कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, ट्रेवल करेंगे तो वेलोसिटी होगी, और इनका कुछ मास होगा, तो मास हाफ mv² क्या हो जाएगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो इन सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी का अगर हम एवरेज ले लेते हैं तो जो टेम्परेचर होता है दैट विल बी द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। सो ये आप लोगों को पता ही होगा कि जैसे ही हम इसको हीट करना शुरू करेंगे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब क्या है कि इन मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स।
काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। बट एक बात याद रखना कि जो टेम्परेचर होता है ना, दैट टेम्परेचर इज टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, नॉट द टेम्परेचर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इन मॉलिक्यूल्स का कोई टेम्परेचर नहीं होगा, टेम्परेचर किसका होगा, इन सिस्टम्स का होगा। और वो किसकी वजह से होगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी की वजह से। तो टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स का नहीं है, टेम्परेचर किसका है, सिस्टम का है, पूरे सिस्टम का है। और किसकी वजह से है, इनकी काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी की वजह से। ठीक है, तो दैट इज अबाउट द टेम्परेचर। अब देखिए टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स होते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा कई बार कि जैसे हम बुखार नापते हैं तो हमारा बुखार आता है 102, 104, तो वो होता है फ़ारेनहाइट में। ठीक है, जनरली हम टेम्परेचर जो यूज करते हैं इंडिया में वो सेल्सियस में होता है, बट जो इसकी एसआई यूनिट है टेम्परेचर की, दैट इज केल्विन। तो ये अलग अलग तरीके के स्केल्स को हम यूज करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आइदर हम डिग्री सेल्सियस में भी मेजर कर सकते हैं, आइदर हम फ़ारेनहाइट में भी मेजर कर सकते हैं, और हम केल्विन में भी मेजर कर सकते हैं। और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि डिग्री सेल्सियस में मेजर करके उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लें, या केल्विन में मेजर करके उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लें। तो कन्वर्जन भी है हमारे पास और डायरेक्ट मेजरमेंट भी है अलग अलग स्केल्स में। लेकिन पहले हम ये स्केल्स समझ लेते हैं कि ये हैं क्या स्केल्स, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल्स हैं क्या। देखो पुराने टाइम में क्या होता था, केल्विन जो है वो सबसे लास्ट में आए थे। तो शुरू में क्या होता था कि जैसे सेल्सियस थे, एक साइंटिस्ट थे सेल्सियस, इन्होंने क्या किया, अभी आप लोग बड़ा कंफ्यूज रहते होंगे कि कभी कभी तो हम इसको डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं और कभी कभी डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। तो द करेक्ट थिंग इज सेल्सियस। सेल्सियस एक साइंटिस्ट का नाम था। सेंटीग्रेड जो है वो पहले चलता था, लेकिन अभी जो है वो डिग्री सेल्सियस इसको प्रोनाउंस करते हैं, डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस स्केल पे है, सेल्सियस एक साइंटिस्ट का नाम था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने मन से बोला कि भाई जो टेम्परेचर स्केल है हमारे हिसाब से चलेगा, और हम बताएंगे 2 पॉइंट कौन कौन से, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो इन्होंने दो चीजें फिक्स कर दी कि भैया हमारे स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बाकी जो है इसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 पॉइंट इन्होंने सिर्फ फिक्स किए। ठीक है, तो 2 पॉइंट इन्होंने यहाँ पे फिक्स कर दिए, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फिर इस रेस में फ़ारेनहाइट साहब भी कूद गए। इन्होंने कहा नहीं, हम इस स्केल को नहीं मानेंगे, हम अपना एक अलग स्केल बनाएंगे जिसको बोलेंगे फ़ारेनहाइट स्केल। और हमारे स्केल में जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का वो रहेगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो रहेगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इन्होंने अपना एक अलग स्केल बना दिया। तो फ़ारेनहाइट, इनके जो फॉलोअर थे वो फ़ारेनहाइट यूज कर रहे थे, इनके जो फॉलोअर थे वो सेल्सियस यूज कर रहे थे। तो ये चलता रहा। अब इस हिसाब से क्या हुआ कि सोचा गया, ये आप लोगों को समझ में आ रहा है, सेल्सियस ने 0 डिग्री आइस पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को 100 बताया। फ़ारेनहाइट ने, जो फ़ारेनहाइट स्केल है, उन्होंने क्या बताया कि 32 डिग्री रहेगा हमारा फ्रीजिंग पॉइंट और 212 डिग्री रहेगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब ये सब चलता था 1954 से पहले। 1954 से पहले की बात चल रही। 1954 में इन्होंने क्या सोचा, केल्विन साहब ने, कि यार इस हिसाब से तो कल कोई तीसरा आदमी आएगा, वो बोलेगा कि हमारे स्केल में जो सेल्सियस है वो 5 डिग्री है, सॉरी आइस पॉइंट जो है वो 5 डिग्री है, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 80 डिग्री है। कल कोई चौथा आदमी आएगा, वो बोलेगा हमारे स्केल में जो आइस पॉइंट है वो 55 डिग्री है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 120 डिग्री है। तो ऐसे तो अपने हिसाब से कितनी स्केल बनते रहेंगे। तो इन्होंने कहा ये स्केल जो बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट वाला चक्कर है इसको खत्म कर दें। अब हम एक नया स्केल बनाते हैं जो कि बेस्ड रहेगा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे। अब ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो तो फिक्स है, तो वैल्यू ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज 2। इन्होंने बताई कि ये वैल्यू जो है वो फिक्स रहेगी 273.16 केल्विन। इन्होंने अपना एक अलग स्केल बनाया जिसमें इन्होंने ये आइस पॉइंट और ये सब डिसाइड नहीं करे, वो सब अपने आप आ जाएंगे जो भी होगा। तो इन्होंने बताया ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को इन्होंने फिक्स कर दिया, एंड दैट वैल्यू ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज 273.16 केल्विन। ठीक है, 273.16 केल्विन इन्होंने फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, सेल्सियस स्केल में भी फ़ारेनहाइट स्केल में भी इन्होंने बता दिया कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस है फ्रीजिंग पॉइंट।
तो फ्रीज होने के बाद और टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, तो आप देखोगे कि -5 डिग्री सेल्सियस भी चला जाता है, -8 डिग्री सेल्सियस भी चला जाता है। लेकिन इन्होंने कहा कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो इसकी वैल्यू तो ये है, और जीरो जो होगा इस स्केल का, दैट विल बी द एब्सोल्यूट जीरो, उसके नीचे कुछ टेम्परेचर नहीं होगा। मतलब इस स्केल में जो टेम्परेचर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। आप लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा कि -5 केल्विन, ऐसा कोई टेम्परेचर कभी होता ही नहीं है। तो इन्होंने जो स्केल बनाया, केल्विन साहब ने, इन्होंने ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के बेसिस पे बनाया, और इनका जो जीरो है दैट इज द एब्सोल्यूट जीरो। जैसे एब्सोल्यूट प्रेशर था जीरो, बिल्कुल उसी तरीके से एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जैसे एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, उसके नीचे कुछ नहीं, निगेटिव में कुछ नहीं होगा, उसी तरीके से एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, इसके नीचे कुछ नहीं, निगेटिव में यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो टेम्परेचर जो है वो केल्विन स्केल में वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। इसका जो जीरो है वो एब्सोल्यूट जीरो है, उसके नीचे कुछ नहीं हो सकता। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का क्या मतलब है कि जितने भी सिस्टम में मॉलिक्यूल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी हो गई है जीरो, इनकी काइनेटिक एनर्जी हो गई है जीरो। तो सबकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, मतलब इसका जो टेम्परेचर है वो जीरो हो गया। अब जैसे -5 डिग्री सेल्सियस है, तो इस टेम्परेचर पे भी मॉलिक्यूल्स में कुछ ना कुछ एनर्जी रहेगी, तो मूव करेंगे। तो उसी के बेसिस पे ये जो टेम्परेचर है वो रहेगा। तो -5 डिग्री सेल्सियस में भी कुछ ना कुछ एनर्जी रहेगी मॉलिक्यूल्स में, लेकिन 0 केल्विन पे यहाँ पे कुछ भी एनर्जी नहीं रहेगी। 0 केल्विन पे यहाँ पे किसी भी तरह की कुछ भी एनर्जी मॉलिक्यूल्स के अंदर नहीं रहेगी। ठीक है, तो उसके बेसिस पे ये 3 स्केल हो गए। सेल्सियस पहले जो चल रहे थे उन्होंने फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे बनाया, और फॉरेनहाइट ने भी उसी के बेसिस पे बस वैल्यूज अलग कर दी। केल्विन साहब ने सारा सिस्टम ही खत्म कर दिया। उन्होंने कहा अब जो स्केल बनेगा वो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के बेसिस पे होगा, उसकी वैल्यू उन्होंने फिक्स की 273.16 केल्विन अपने स्केल में। बाकी जो वैल्यूज हैं इनके स्केल में कि फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी वो अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करके आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें टेम्परेचर स्केल में डिसाइड होगी। अब उसके बाद देखिए इसमें ना कन्वर्जन के लिए हम कुछ फॉर्मूलेज यूज करते हैं। से एक तो ये है जनरलाइज्ड फॉर्मूला। इस जनरलाइज्ड फॉर्मूले में क्या है, T माइनस टी आई। अब यहाँ पे टी आई क्या है, फ्री आइस पॉइंट। जैसे जो फ्रीजिंग पॉइंट था ना उसको हम आइस, क्योंकि उस पर आइस जम जाती है तो आइस पॉइंट बोलते हैं इसको। तो टी आई इज द आइस पॉइंट, और टी एस इज द स्टीम पॉइंट, क्योंकि बॉइलिंग वाटर जब बॉइल होता है तो स्टीम बन जाता है। तो टी एस को क्या बोल रहे हैं हम, स्टीम पॉइंट। ठीक है, तो ये उसके टेम्परेचर्स हो गए। टी क्या है, जिस पे आपको फाइंड आउट करना है, एक्स जिसमें फाइंड आउट करना है। अभी मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा, आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो ये तो है जनरलाइज्ड फॉर्मूला, ये कन्वर्जन के लिए है। किसी स्केल को, जैसे सेल्सियस को फॉरेनहाइट में, फॉरेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। कल के दिन कोई बंदा आके कहने लगे कि भाई हमारा जो स्केल है उसको वो एन है, और हमारे स्केल में जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 400 है और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 है। तो अब 60 डिग्री सेल्सियस पे इस एन में कितना टेम्परेचर होगा, ये अगर आप कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है तो इस फॉर्मूले से आप उसको कन्वर्ट करके निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे एन आपको फाइंड आउट करना है 60 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो टी की वैल्यू आपको तो फाइंड आउट करनी है। टी आई क्या हो गया, इनके स्केल में आइस पॉइंट कितना है, 400। ठीक है, टी एस क्या हो गया, इनके स्केल में स्टीम पॉइंट कितना हो गया, 100। एक्स क्या हो गया, क्योंकि सेल्सियस में कन्वर्जन करवा रहे हैं तो एक्स हो गया सेल्सियस में 60 डिग्री सेल्सियस, 60 पे पूछा है। एक्स आई क्या हो गया, सेल्सियस में आइस पॉइंट यानी कि 0। एक्स एस क्या हो गया, सेल्सियस में स्टीम पॉइंट यानी कि 100। तो ये सारी वैल्यूज पुट करके यहाँ से टी की वैल्यू मिल जाएगी। इसी का शॉर्ट फॉर्म से नीचे ये वाला फॉर्मूला निकला है। ये वाला फॉर्मूला तो जनरलाइज्ड है, किसी का भी स्केल का किसी भी स्केल में कन्वर्जन आप पूछ सकते हैं। ये वाला जो फॉर्मूला है दैट इज फिक्स्ड फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला जो है वो आपको सिर्फ डिग्री सेल्सियस से ही किसी दूसरे स्केल में कन्वर्जन के लिए आप यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिग्री सेल्सियस की वैल्यूज को हमने पुट कर दिया है, आइस पॉइंट की और स्टीम पॉइंट की 0 और 100। तो उससे बस ये इसी फॉर्मूले में आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट की वैल्यूज को पुट करने के बाद में ये फॉर्मूला आ गया। तो ये सिर्फ डिग्री सेल्सियस से कन्वर्ट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला किसी भी स्केल को किसी भी स्केल में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों में जो ये कन्वर्जन है वो कुछ इस तरीके का होता है। CY5 = F-32/9 = K - 273/5। 273.15 एग्जैक्ट वैल्यू होती है,
लेकिन आपको इतना एग्जैक्टली जाने की जरूरत नहीं है। K माइनस 273.5 आप इतना यूज इसको कर सकते हैं। कैसे आया वो भी मैं भी आप लोगों को बताता हूँ। देखिए जैसे हम लेते हैं कन्वर्जन डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो डिग्री सेल्सियस में आइस पॉइंट हो गया, स्टीम पॉइंट हो गया। आइस पॉइंट कितना 0, फ़ारेनहाइट में 32, स्टीम पॉइंट 100 सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में 212। तो इनका जो इंटरवल है वो कितना आया, इसमें 100 का है और इसमें 180 का है। अब जैसे मैंने बताया कि डिग्री सेल्सियस से अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप सेकंड वाला जो फॉर्मूला था वो यूज कर सकते हो आप, ये वाला T इज इक्वल टू 100 x माइनस एक्स आई अपॉन एक्स एस माइनस एक्स आई। और अगर किसी दूसरी यूनिट से दूसरी में फ़ारेनहाइट से n में करना है या किसी और में करना है तो जनरलाइज वाला जो है वो यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस से आपको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, तो हम ये वाला फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो जैसे हमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स आई जो था, एक्स आई यानी कि आइस पॉइंट फ़ारेनहाइट में कितना है 32, स्टीम पॉइंट फ़ारेनहाइट में कितना है 212। ठीक है, तो एक्स आई और एक्स एस की वैल्यू आ गई। एक्स वो वैल्यू होगी जिस वैल्यू पे हमें डिग्री सेल्सियस में वैल्यू को फाइंड आउट करना है। एक्स वो वैल्यू होगी जिस वैल्यू पे हमें डिग्री सेल्सियस में फाइंड आउट करना है, या फिर डिग्री सेल्सियस में टी वो वैल्यू होगी जिस वैल्यू पे हमें एक्स फाइंड आउट करना है, यानी कि फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमें सपोज वैल्यू फाइंड आउट करनी है डिग्री फ़ारेनहाइट में या डिग्री सेल्सियस में, सपोज 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस की। तो यहाँ पे मैं टी की वैल्यू 37 रखूंगा, एक्स आई की वैल्यू 32 रखूंगा, ठीक है, एक्स एस की वैल्यू को मैं 212 रख दूंगा। तो ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, अब टी क्या था, डिग्री सेल्सियस में था तो इसको मैंने सी लिख लिया, एक्स क्या था फ़ारेनहाइट में था तो इसको मैंने एफ लिख लिया, और एक्स आई और इन सब की वैल्यू को पुट कर दी। इसको सॉल्व करने के बाद देखो ये इक्वेशन हमारी बन गई, सी बाई 100 एफ माइनस 32 बाई 180। तो यही उस फॉर्मूले में भी थी जो अभी मैंने आपको दिखाया था, सी बाई 100 इज इक्वल टू एफ माइनस 32 बाई 180। तो इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये वाली इक्वेशन आ जाती है सी बाई 5 इज इक्वल टू एफ माइनस 32 बाई 9। अब देखो जैसे हमें 37 डिग्री सेल्सियस में अगर हमारे पास वैल्यू है 37 डिग्री, या फ़ारेनहाइट में हमारे पास वैल्यू है 98.6, तो इसको हमें कन्वर्ट करना है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कभी अगर आप फीवर को नापते हैं तो बोलते हैं कि 98.6 इज द नॉर्मल वैल्यू, बॉडी टेम्परेचर है वो, उससे ज्यादा अगर होता है तो फीवर होता है 98.6 से। तो वो किस में होता है 98.6, बुखार जो नापते हैं वो फ़ारेनहाइट में नापते हैं। तो 98.6 नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की वैल्यू होती है। तो 98.6 को अगर हम कन्वर्ट करते हैं, 98.6 रख दिया मैंने एफ की जगह पे, तो यहाँ पे मेरी सी की वैल्यू आ गई 37। यानी कि जो बॉडी टेम्परेचर है, जो बॉडी का हमारी टेम्परेचर होता है वो डिग्री सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में होता है 98.6। इसके ऊपर अगर जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि फीवर है। ठीक है, 98.6 के ऊपर फ़ारेनहाइट में जाएगा या 37 के ऊपर डिग्री सेल्सियस में जाएगा तो उसको हम बोलते हैं कि ये फीवर है। तो कन्वर्जन समझ में आया, सी बाई 5 इज इक्वल टू एफ माइनस 32 बाई 9। और उसी तरीके से आप जानती हैं कि डिग्री सेल्सियस में अगर हम 273 ऐड कर देते हैं तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। तो सी में यानी कि हम सी में अगर हम ऐड कर देंगे 273 या के में से माइनस कर देंगे तो इसी के साथ में ये ऐड हो जाएगा के माइनस 273 सी के बराबर, और डिवाइडेड बाई 5 यहाँ पे है तो डिवाइडेड 5 यहाँ पे भी आ जाएगा। तो इसको इक्वल करके आप डिग्री सेल्सियस को केल्विन में निकाल सकते हैं, इसको इक्वल करके फ़ारेनहाइट और केल्विन में निकाल सकते हैं, इसको इक्वल करके डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। तो इस फॉर्मूले से आप पूरा कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, लिक्विड इन ग्लास, और जनरली ये जो लिक्विड हम यूज करते हैं दैट लिक्विड क्या होता है, मरकरी होता है। तो इसको मरकरी इन ग्लास भी बोलते हैं और लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर्स होते हैं, थर्मिस्टर्स होते हैं, थर्मोकपल होते हैं, प्रेशर थर्मोमीटर होते हैं और पायरोमीटर होते हैं। पायरोमीटर्स क्या होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट टाइप डिवाइस होते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट, इसमें कॉन्टैक्ट पे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये रेडिएशन को मेजर करते हैं। ठीक है, तो आपको बस ये नाम याद रखने हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के नाम याद रखने हैं, लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, थर्मिस्टर, थर्मोकपल, प्रेशर थर्मोमीटर और पायरोमीटर। अब इसमें से मैं आपको बताता हूँ थर्मोमीटर, लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर यानी कि मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर कैसे काम करता है। आप लोगों को ऑलरेडी इसका आइडिया भी है
इसमें क्या होता है कि यहाँ पे बल्ब में कुछ अमाउंट ऑफ मरकरी का स्टोर कर देते हैं, ये इसको बल्ब बोलते हैं यहाँ पे। और जैसे ही ये बल्ब टेम्परेचर की रेंज में आता है, जैसे ही ये बल्ब टेम्परेचर की रेंज में आता है, तो ये जो मरकरी यहाँ पे है टेम्परेचर के साथ में क्या होता है, एक्सपेंड होने लगता है। एक्सपेंड मतलब इसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होने लगता है। अब चूंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और हमने इसको एक ट्यूब में डाला हुआ है, दिस ट्यूब इज कांस्टेंट एरिया की ये ट्यूब है, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इज एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। एरिया बढ़ नहीं सकता क्योंकि ट्यूब का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो सेम है, तो एरिया इंक्रीज हो नहीं सकता, तो इसका मतलब लेंथ ही इंक्रीज होगी। अब जैसे देखो यहाँ पे ये लेंथ इंक्रीज हो रही है, उसी लेंथ के अकॉर्डिंगली हमने टेम्परेचर को मेजर कर लिया, यानी कि लेंथ जो इसमें इंक्रीज हो रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वो हमें पता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मार्क बना लेते हैं। जैसे हमें पता है कि अगर 0.1 mm जो है वो लेंथ इंक्रीज हुई, इसका मतलब 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ गया, तो उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे डिवीजन बना ली। 0.1 mm 0.1 mm के बाद उस हिसाब से हमने यहाँ पे डिवीजन बना लिए। अब जैसे ही ये जो बल्ब है वो टेम्परेचर की रेंज में आएगा, तो अगर 0.1 mm इसका जो लेंथ है वो इंक्रीज होगी, मतलब 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ गया, ठीक है। अगर 1 mm इंक्रीज होगी तो 10 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर से टेम्परेचर को इजीली मेजर कर लेते हैं। हम अपना फीवर नापने के लिए भी यही वाला जो थर्मोमीटर है वो यूज करते हैं। वो बात अलग है कि अब उसको थोड़ा डिजिटल फॉर्म में यूज करने लगे हैं, तो लेकिन उसका जो मेन वर्किंग प्रिंसिपल है वो यही है। तो ये दिस इज द टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इस तरीके से काम करते हैं।